सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी आज ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से देखना, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। कितना है? अनुच्छेद 153। राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहता है अनुच्छेद 153। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा था तो वो किस अनुच्छेद में था? तो आप कहेंगे 52वें अनुच्छेद में था। किस में था? 52वें अनुच्छेद में था। तो 100 ऐड कर लीजिए, इसमें 101 ऐड कर लीजिए। राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें 101 ऐड करते जाइए, और बाकी सब जो हो जाएंगे, जो ऐड करेंगे ना, तो वो सब राज्यपाल के हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे इसमें हम 101 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 153। और 153 में क्या है? एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, और 52 में क्या है? राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर? बिल्कुल क्लियर। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवृत्त नहीं करेगी। मतलब अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। मतलब 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का, कितने का भी हो सकता है, ये मना नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए पहली शक्ति है राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये वही है, जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के जैसे चलते हैं ना हम, पकानी कोका दियो दसम, ऐसे ही राज्यपाल के हैं। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद की कोई बात क्या किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। ये याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां किस में दी गई हैं, तो आप ये बताएंगे अनुच्छेद 154 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 154 में दी गई है। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 क्या बताता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहेगा, अपना पद धारण करेगा। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल को अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि, देखिए कितने वर्ष की? 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर धारण कर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद पर ग्रहण नहीं हो जाता। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि यानी राज्यपाल कैसे कैसे नियुक्त किए जाते हैं। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन वो जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता, और वो अपना पद त्याग करने के लिए राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहिर्ताएं। क्या बताया? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या अहिर्ताएं वो बताई गई हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी हो सकता है वह जब वह भारत का नागरिक हो और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 35 वर्ष की। कितनी? 35 वर्ष की। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? राज्यपाल की अहिर्ता यानी योग्यताओं के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद
158 बताता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। क्या बताता है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताता है अनुच्छेद 158। ठीक है, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या बताया? ये बताया गया दोस्तों, जैसे अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाता है व्यक्ति, तो वो किसी विधान या किसी संसद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का अगर वो सदस्य है तो ऐसा समझा जाता है कि वो अपने पद जब राज्यपाल बनेगा तो उससे पहले अपना पुराना वाला पद त्याग देगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट है, राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेष अधिकारियों किया जाता है। मतलब ये वही है जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, जैसे उनको एक आवास दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें ये आपको याद नहीं रखनी। नेक्स्ट आपको याद रखना है अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 में बताया गया कि राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया, बस इतना याद रखेंगे। नीचे आपको शपथ दी गई है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति उनको राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 क्या कहता है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपलब्धित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा। इसमें कुछ नहीं बताया गया। अनुच्छेद 160 में बताया गया कुछ आकस्मिकता, मतलब जैसे कोई अहिर्ता है उसकी, जैसे किसी उपबंध नहीं है तो वो राष्ट्रपति से कह के करा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में बताया गया राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बताया गया? राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? राज्यपाल क्या माफ नहीं कर सकता? राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, और जो सेना से संबंधित आदेश हैं उनको माफ नहीं कर सकता। ये याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 163 में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बाकी आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं। जैसे किसी देश के, जैसे अपने देश भारत के कोई भी कार्य किसके नाम से संचालित होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं ना। ऐसे राज्य के कोई भी कार्य, राज्य के कोई भी कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति का कार्य करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये बताएगा जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, ऐसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग। ये याद रखेंगे, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की भी नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। देखिए, जो काम राष्ट्रपति करता है वही काम राज्यपाल करता है राज्य में। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल अनुच्छेद 217 1 के अनुसार राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति को परामर्श देता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तथा कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। जो बाकी और होते हैं ना उप कुलपति, उनको भी नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 क्या कहता है? अनुच्छेद 171 5 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। ये आपको याद नहीं रखने, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज, ये सब वो है राष्ट्रपति लोकसभा में करता है। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना। चले आगे, चलिए अब जान लेते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का
एक अभिन्न अंग है, जैसे राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ऐसे ही राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, जिसमें अनुच्छेद 164 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा का शत्रवसन करता है तथा समय समय पर विघटन भी कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही कोई अनुदान मांग विधानमंडल के समक्ष पेश किया जा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकते हैं या राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे रोकने भी सकते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। विधानमंडल का सत्र नहीं चलने की विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 213 में प्राप्त है। किस में प्राप्त है? अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति को किस में प्राप्त है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 123 में। किस में? अनुच्छेद 123 में। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चले नेक्स्ट राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। क्या राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 राज्यपाल का यह विशेष न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए साबित दोषी कोई सजा को क्षमा करने, विराम करने अथवा परिहार करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। उसे दंडादेश के निलंबन, परिहार या सजा कम करने की शक्ति भी प्राप्त है। तो ये आपको राज्यपाल के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। ठीक है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष वित्त मंत्री को विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहे। ठीक है, राज्यपाल की स्तुति के बिना कोई ऐसा विधेयक जो संचित निधि से खर्च निकालने की बात करता है वह विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा याद रखना है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको विभिन्न राज्य, जितने भी राज्य हैं यूटी हैं, उनके राज्यपाल के बारे में बता देता हूँ। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद कौन कौन से रखने, सारे आपको याद नहीं रखने, आपको वो याद रखने जो नए नियुक्त हुए हैं, जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनके बारे में याद रखना है। और जिस राज्य में, विशेषकर जिस राज्य में चुनाव हुए हैं उनके तो आपको जरूर याद रखने। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेंगे। ये यहाँ मैंने आपको सारे राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में पढ़ लेंगे। आगे भी हैं, ये सारे मैंने जितने भी राज्यपाल हैं सबके बारे में दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये सबके बारे में, जैसे मिजोरम के डॉक्टर कंभनपति हरिबाबू। अभी जिस जिस राज्य में चुनाव हो रहे हो आप उनके अवश्य याद कर लें। ठीक है, बिल्कुल याद करेंगे, बिल्कुल। और जो नए नियुक्त हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब मैं आपको दोस्तों विधान परिषद के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ना, अब विधान परिषद के बारे में पढ़ लेंगे और विधानसभा के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विधान परिषद की स्थापना के लिए एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ये याद नहीं रखना। विधान परिषद देखिए, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, हर राज्य में विधानसभा तो होती है लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती। विधान परिषद स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाना पड़ता है विधानसभा में, जिसको विशेष बहुमत के द्वारा पारित करना पड़ता है। ठीक है, गठन का आधार क्या क्या है? भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। जो राज्य करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि विधान परिषद की स्थापना करना अलग अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है। तो जो राज्य चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। कौन कौन से आप याद रखेंगे? विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। पहले 7 में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है तो 6 राज्यों में ही बची है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। याद रखेंगे, बिल्कुल। यहाँ दिया गया है वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से
जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 169, गठन और अनुमूलन। संसद एक विधान परिषद को जहां यह पहले से मौजूद है का विघटन कर सकती है और जहां यह पहले से मौजूद नहीं है इसका गठन कर सकती है। मतलब कौन गठन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन गठन कर सकता है? संसद कर सकती है किसी भी राज्य में विधान परिषद का। ठीक है, और उसका विघटन भी कर सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया, ऐसे ही। और वो राज्य किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों विशेष बहुमत का तात्पर्य। विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत। विधानसभा की कुल सदस्य, देखिए दोस्तों विशेष बहुमत होती है, जैसे टोटल 100 आदमी है। कितने? टोटल 100 आदमी है। इसमें से कोई चुने जाएंगे जितने मतलब लगभग 75%, उसको विशेष बहुमत कहते हैं, यानी 2/3। यानी 2/3 जो लोग चुने जाएंगे उसको विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, देखिए विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, क्या कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत वो होता है विशेष बहुमत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संरचना। संरचना क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। कितने नहीं कम होने चाहिए? 40 से कम नहीं होने चाहिए। किसमें? विधान परिषद में। ठीक है, राज्यसभा के समान विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात ये एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता। जैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ऐसे ही विधान परिषद का भी विघटन नहीं होता। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष वह सेवानिवृत्त होते रहते हैं। जैसे राज्यसभा में होते हैं, ऐसी किस में होते हैं? विधान परिषद में होते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट निर्वाचन पद्धति। 1/3 MLC राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं तथा 1/12 सदस्यों को में राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। तो ये आपको याद ज्यादा नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि कितने लोगों का निर्वाचन होता है, तो वो याद रखेंगे। शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, साहित्यिकता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। ये सब दोस्तों वही है जो केंद्र में होती है ना, वही राज्य में होती है, इसलिए आपको ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों विधान सभा के बारे में। किसके बारे में? विधानसभा के बारे में। ठीक है, विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, क्या निचला सदन यानी द्विसदनीय राज्यों में, या सोल हाउस एक सदनीय राज्यों में कहा जाता है। देखिए जिसमें 2 राज्य होते हैं, मतलब जिसमें विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, उसमें तो इसको द्विसदनीय राज्य यानी निचला सदन कहा जाता है विधानसभा को। ठीक है, और अगर किसी राज्य में सिर्फ एक ही है, मतलब विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो उसमें इसको शोल हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोल हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, मतलब राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वोट डालने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कम से कम कितनी है? 18 वर्ष है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है। संसद के एक अधिनियम के द्वारा, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, कुछ राज्यों में राज्यपाल एक सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उदाहरण, एंग्लो इंडियन समुदाय अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधि नहीं मिला है, राज्यपाल के द्वारा चुने गए नियुक्त को विधानसभा या सदस्य का MLA कह सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में आपको क्या पढ़ना है। आपको याद रखना है कि किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ
अपवाद भी हैं। क्या उपवाद में, उनके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद पुनः चुनाव होते हैं। आपातकाल के दौरान इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है, यह इसे भंग किया जा सकता है, इसको भंग भी किया जा सकता है और आपातकाल के समय बढ़ाया जा सकता है। वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का एक सत्र वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। जब लोग बहुमत खो देते हैं तो भंग कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है सदस्य बनने हेतु योग्यता। क्या, सदस्य बनने हेतु, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु। ठीक है, वह मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, वह दिवालिया न होना चाहिए, उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना चाहिए, मतलब उसके पास ऊपर कोई प्रमाण पत्र, मुकदमा, आपराधिक मुकदमा ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको विधानसभा क्लियर हुई, विधान परिषद भी क्लियर हुई और आपको राज्यपाल भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको विधान परिषद और विधानसभा की सीटों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको राज्य दिए हुए हैं, यहाँ विधायक दिए हुए हैं और यहाँ विधान परिषद दी हुई है। 6 विधान परिषद है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सबसे अधिक किस राज्य में विधानसभा की सीटें, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक किस राज्य में विधान परिषद की सीटें, तो भी उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 404 विधानसभा की सीटें और 100 विधान परिषद की सीटें। बाकी आप याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे भी याद कर लेंगे, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, पढ़ लेंगे। जिस एग्जाम में दोस्तों जिस राज्य में चुनाव होते हैं उनके अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कम से कम 60 सीट होती हैं। कितनी होती है, कम से कम 60 सीट होती हैं। लेकिन अपवाद क्या है, गोवा में 40 सीटें बिल्कुल है, मिजोरम में 40 सीटें बिल्कुल है, तो ये क्या है, उपवाद है। सिक्किम में कितनी है, सिक्किम में तो 32 है और पुदुचेरी में कितनी है, 30 है। ये अपवाद है, अपवाद आपको जरूर याद रखने। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको एक से छोटी बातें भी बताने की। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और नोट्स अवश्य बनाते रहिए। ठीक है, और उनका रिवीजन अवश्य करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।